Hello legal learners, this is me Samra Khan and I welcome you all to our YouTube channel MLS The Toppers Factory जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लॉ मैराथन के 1000 मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQ क्वेश्चन जिसका आज पार्ट 10 है और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है लीगल प्रिंसिपल और फैक्चुअल बेस पे 2013 के DULLB का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है एवरी पर्सन इज इंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस एंड टू प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट हिज रिलीजियस सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी एंड हेल्थ। ओके, और फैक्चुअल सिचुएशन दी हुई है यहाँ पे कि एक्स जो कि एक मुस्लिम है वो सैक्रिफाई करता है काऊ का बकरा ईद पे, बिलीविंग टू बी अ पार्ट ऑफ हिज रिलीजियस राइट। ठीक है, हाउएवर देयर इज अ लॉ ऑफ जनरल और यहाँ पे एक लॉ ऑफ जनरल है स्टेट लॉ जो कि प्रोहिबिट करता है स्लॉटर ऑफ काउ को, तो एक्स जो होगा वो प्रोसिक्यूट होगा कि नहीं। चार सिचुएशन दी हुई है, तो पहले में हम ये कह रहे हैं कि X cannot be prosecuted as killing of cow on Bakra Eid as has the Muslim rights action, Muslim religion sanction के वजह से। उसके बाद से X can be prosecuted as a state has a right to regulate the freedom of religion in the interest of public order। ये चीज है बी में। सी में कह रहा है एक्स कैन बी प्रोसिक्यूटेड एज अ स्लॉक्टरिंग ऑफ काउ, इट्स हर्ट द अदर कम्युनिटी रिलीजियस सेंटिमेंट। और फोर्थ में कह रहा है एक्स कैन बी प्रोसिक्यूटेड एज अ स्लॉक्टरिंग ऑफ काउ इज अ क्रूअल्टी टू द एनिमल। ये चीज है। तो यहाँ पे हमने देखा कि आर्टिकल 25 का दे रखा है सिनेरियो की guarantee of freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion, but subjected to public order कहा जाता, morality, health और other provision of constitution इनको छोड़ के कर सकते हैं। और यहाँ पे जो फैक्चुअल सिचुएशन है इसमें ये कर तो रहा है बकरा ईद पे सैक्रिफाई कर रहा है काऊ का, लेकिन यहाँ पे एक जनरल लॉ ऑफ प्रोविजन भी है स्लॉक्टरिंग के ऊपर। तो इसके तहत जो होगा बी ऑप्शन एक्स कैन बी प्रोसिक्यूटेड, वो प्रोसिक्यूट किया जाएगा क्योंकि स्टेट के पास राइट है टू रेगुलेट कर सकता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक ऑर्डर। और यहाँ पे लीगल प्रिंसिपल में भी पब्लिक ऑर्डर की बात की गई है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं अनाउंसमेंट करना चाहूंगी कि एमएलएस हर साल की तरह अपना सुपर 30 बैच लॉन्च कर चुका है जिसमें 40 स्टूडेंट्स को मिलने वाले हैं फ्री लीगल कोचिंग, 30 इन ऑनलाइन मोड एंड 10 इन ऑफलाइन मोड, जिसके लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 25 दिसंबर 2024 है। और ये एमएलएस टेस्ट जो होगा वो होगा 5 जनवरी 2025 को इन न्यू दिल्ली, पटना एंड लखनऊ। साथ ही साथ एमएलएस ने दूसरा बैच लॉन्च किया दृष्टि बैच 1.0, जिसमें वैसे बच्चे इनरोल कर सकते हैं जिनकी प्रिपरेशन कुछ भी नहीं और वो स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो इसमें बिना किसी टेस्ट को दिए आप लोग इनरोल कर सकते हैं, जिसमें अभी 5 दिसंबर तक 50% का ऑफ चल रहा है और क्लास आप लोगों की स्टार्ट हो जाएगी 6 दिसंबर 2024 से। तो जो बच्चे अभी से शुरू करना चाहते हैं वो दृष्टि बैच 1.0 को ज्वाइन कर सकते हैं और जो बच्चे जनवरी से टेस्ट दे करके करना चाहते हैं वो सुपर 30 बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 कह रहा फॉर अ मुस्लिम मैरिज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मस्ट बी ऑफ सेम प्लेस, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मस्ट बी एट द सेम टाइम, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मस्ट बी एट द सेम प्लेस और सेम टाइम, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मे बी ऑफ डिफरेंट टाइम एंड डिफरेंट प्लेस। ये कहा जा रहा है मुस्लिम निकाह की बात की जा रही है, एक्सेप्टेंस और प्रपोजल की। एक्सेप्टेंस को हम लोग कबूल बोलते हैं और प्रपोजल को इजाब कहते हैं, IJAB इन मुस्लिम लॉ। तो यहाँ पे 140 में कहा जा रहा है कि एक्सेप्टेंस सेम प्लेस पे होना चाहिए, प्रपोजल और एक्सेप्टेंस, ऑफर और एक्सेप्टेंस। उसके बाद से सेम टाइम पे होना चाहिए या दोनों क्राइटेरिया होगा, मतलब बोथ A एंड B। सो द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मस्ट बी एट द सेम टाइम एंड सेम प्लेस। ये होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 141 कह रहा है कि अ मुस्लिम मैन अंडर अ पर्सनल लॉ कैन नॉट मैरी अ ज्यू, क्रिश्चियन, idolaters or the fire worshipper, all of the above। ये DULLB 2012 का क्वेश्चन है, ऐसा सेम क्वेश्चन जामिया में भी पूछा गया। सो द राइट आंसर इज idolaters or the fire worshipper। Then 142, a Hindu boy want to marry a Muslim girl, they can solemnize their marriage under which act? स्पेशल मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम या एनी ऑफ दीज।
की मतलब कि एक जो गाय है, बॉय है, वो हिंदू है और जो गर्ल है वो मुस्लिम है, इन दोनों की शादी कैसे होगी? तो स्पेशल क्वेश्चन नंबर 143 है सेक्शन, जिसमें कि दो प्रिंसिपल दे रखे हैं। इसमें कहा जा रहा है कि सेक्शन 494 ऑफ आईपीसी कहता है कि whoever having a husband or wife living marries in any case in which such marriage is void, कि अगर किसी के भी हस्बैंड या वाइफ जिंदा है तो वो किसी तो दूसरी शादी करता है तो वो void कहलाएगी। एंड बाय द रीजन ऑफ टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ सच हस्बैंड एंड वाइफ शैल बी पनिश विद द इम्प्रीजमेंट, और साथ ही साथ उसको पनिशमेंट मिलेगी इम्प्रीजमेंट, जो कि 7 ईयर्स तक एक्सटेंड हो सकता है। साथ ही साथ फाइन की भी बात की जा रही है। ये पहला प्रिंसिपल है। दूसरे प्रिंसिपल में कहा जा रहा है कि हिंदू जो कि कंटेंट होता है हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, कि हिंदू जो है वो सिर्फ मोनोगैमी कर सकता, मतलब कि एक शादी कर सकता। पॉलीगैमी जो है वो इस्लाम में ही अलाउ है बस। अब यहाँ पे फैक्ट दे रखा है कि जितेंद्र जो कि एक हिंदू है वो शादी कर चुका है मीना से उसकी शादी हो चुकी है पहले ही, जो कि वो भी हिंदू है। अब क्या होता है, जितेंद्र और सुनीता जो कि अनदर हिंदू गर्ल है, सुनीता भी, ये दोनों इस्लाम में कन्वर्ट हो जाते हैं और शादी कर लेते हैं। अब क्वेश्चन है यहाँ पे कि इस जितेंद्र इज गिल्टी फॉर द ऑफेंस अंडर सेक्शन 494 ऑफ आईपीसी और नॉट। सिचुएशन दे रखी है 4, नो बिकॉज जितेंद्र कन्वर्टेड टू इस्लाम विच परमिटेड मोर देन वन वाइफ। कहा जा रहा है कि नहीं लाइबल होगा क्योंकि वो इस्लाम में कन्वर्ट हो चुका है जिसमें कि पॉलीगैमी की बात की गई है, मतलब कि एक से ज्यादा वाइफ के साथ शादी करना अलाउ है, ऐसा कहा गया है। उसके बाद से दूसरा सिचुएशन दे रखा है, नो बिकॉज जितेंद्र एंड सुनीता कन्वर्टेड टू इस्लाम एंड मैरिड विद अ म्यूचुअल कंसेंट, जो कि ये पूरे तौर से रॉन्ग है। देन थर्ड है हमारा ऑप्शन सी, यस बिकॉज जितेंद्र हैड अ वाइफ लिविंग, मीन्स की मीना की बात की जा रही है कि पहले से इसकी तो जिंदा है इसकी वाइफ ना मीना, ये अभी एग्जिस्ट कर रही है। तो ही मैरिड अगेन, द सेड मैरिज वॉज वॉइड। तो ये जो सेकंड मैरिज हुई है पहली मैरिज के रहते हुए, तो वॉइड हो जाएगी, टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द फर्स्ट वाइफ, कि वॉइड होगी क्योंकि अभी फर्स्ट वाइफ मीना तो जिंदा है ना। और सिचुएशन 1 मतलब कि प्रिंसिपल 1 में भी यही बात की गई है ना कि इन केस ऑफ सच मैरिज इज वॉइड। तो द टर्म ऑफ द सेक्शन ऑफ आईपीसी, तो ये वाला जो ऑप्शन नंबर सी है ये करेक्ट होगा। जितेंद्र जो होगा वो लायबल होगा अंडर आईपीसी और 494 के तहत। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144, अ मैरिज बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम कैन बी सोलोमनाइज अंडर, कैसे सोलोमनाइज होगा? हिंदू मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट, मोहम्मदन लॉ या एनी ऑफ द अबव। तो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हिंदू और मुस्लिम दोनों शादी कर सकते हैं। उसके बाद से सेक्शन 145 बात कर रहा है व्हाट इज विल। विल क्या होता है? डिक्लेरेशन ऑफ पर्सन टू अ सक्सेशन ऑफ हिज प्रॉपर्टी आफ्टर द डेथ, कि उस इंसान के मरने के बाद उस प्रॉपर्टी का उत्तराधिकारी कौन होगा उसकी बात जो की जा रही है विल, यही होता है, वसीयत बोलते हैं मुस्लिम में। एनी लीगल डॉक्यूमेंट शोइंग द ट्रू इंटेंशन ऑफ द पार्टी। 3 स्टेटमेंट मेड बाय द ओथ और द क्लॉज मेड इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। राइट ऑप्शन इज डिक्लेरेशन ऑफ अ पर्सन as to the succession of his property after his death. 146 Muslim religious foundation is known as, Muslim religious foundation को क्या कहते हैं? वक्फ कहते हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 147 है, शाह बानो केस जो है वो किससे रिलेटेड है? शाह बानो केस जो है वो मुस्लिम वाइफ राइट टू मेंटेनेंस आफ्टर डिवोर्स, डिवोर्स के बाद मेंटेनेंस की राइट की बात की गई थी, वो शाह बानो केस में कह गई थी। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 148 है, द रिलीजन ऑलवेज अलाउ पॉलीगैमी। कौन से रिलीजन में पॉलीगैमी, मल्टीपल शादियां अलाउ है, वो मुस्लिम में है। मुस्लिम में कहा गया ना कि 4 वाइफ्स तक शादी मतलब अलाउ है, शादी कर सकते हैं, मुस्लिम में ये चीज अलाउ है। देन क्वेश्चन नंबर 149, अ मुस्लिम हस्बैंड पे मनी टू हिज डिवोर्स वाइफ, उसको क्या बोलेंगे? मेंटेनेंस की यहाँ पे बात नहीं करी जा रही है, मेहर होगा यहाँ पे। उसके बाद 150, कैन अ मुस्लिम वुमेन मैरी अ क्रिश्चियन मेल? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग तो ये चीज नहीं होगा, लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत वो मुस्लिम वुमेन जो है वो क्रिश्चियन, हिंदू किसी से भी शादी कर सकती है।
तो ये स्पेशल मैरिज एक्ट के ही तहत होगा। देन 51 में इद्दत इन केस ऑफ द डेथ ऑफ द हस्बैंड, हस्बैंड की डेथ हो जाती है ना तो इद्दत पीरियड होता है 4 मंथ 10 डेज, और डिवोर्स के केस में 3 मंथ्स तक इद्दत पीरियड होता है। ये डिफरेंस होता है, डिवोर्स में 3 महीने के लिए होता है और डेथ ऑफ द हस्बैंड के केस में 4 मंथ 10 डेज का इद्दत पीरियड होता है। देन म्यूचुअल इम्प्रिकेशन का मतलब क्या होता है? फासिक, फलियान, मुबारा और जिहर, मुबारा होगा। देन अ मैरिज विथ विमेन इन इद्दत को क्या कहते हैं कि अगर कोई विमेन इद्दत पीरियड में उसकी उस टाइम पे किस दूसरी शादी हो जाएगी तो उसको क्या कहेंगे? वॉइड होगा या इरेगुलर होगा या वैलिड होगा? पहली बात तो वैलिड होगा नहीं, इरेगुलर होगा। ऑप्शन में अगर दोनों रहे ना वॉइड और इरेगुलर तो इरेगुलर मार्क करना, क्योंकि सुन्नी लॉ के अकॉर्डिंग इरेगुलर होता है, बट इन शिया लॉ इसको वॉइड माना जाता है। लेकिन ऑप्शन में अगर दोनों रहे ना तो इरेगुलर पे ही टिक करना। Then 154 में है paternity of the child is established if a child is born after the dissolution within the 3 months 10 days to 80 days or none of the above। तो डिसोल्यूशन के बाद भी या हस्बैंड के डेथ होने के बाद भी वो उसका ही सन या डॉटर चाइल्ड कहलाता है। पहले जिससे डिवोर्स हुआ या हस्बैंड हो गया, अगर 280 डेज के अंडर में उसके बर्थ होती है तो। देन हिजानत का मतलब क्या होता है? कंट्रोल, प्रोटेक्शन, गार्डियनशिप ऑफ प्रोटेक्शन, गार्डियनशिप ऑफ पर्सन ऑफ अ माइनर क्या होगा? तो हिजानत का मतलब होता है गार्डियनशिप ऑफ अ पर्सन ऑफ माइनर। 156 डिवोर्स बाय जिहर, जिहर में क्या होता है? जिहर का मतलब होता है कि वैसा डिवोर्स लेना जिसमें कि हस्बैंड मतलब उसको कंसिडर करे अपनी वाइफ को एज लाइक उसकी मदर हो, इस टाइप से वो करे। मतलब कि जिहर इज अ फॉर्म ऑफ डिवोर्स इन इस्लामिक लॉ वेयर हस्बैंड कंपेयर हिज वाइफ टू अ फॉरबिडन रिलेटिव। मतलब कि कंपेयर करे लाइक मदर से, सिस्टर से, उनके रिश्ते से कंपेयर करे अपनी वाइफ को, वैसा ट्रीट करे तो वो जिहर कहलाता है। तो इसमें होगा नन ऑफ द अबव। और यहाँ पे जो फॉल्स एक्विजिशन ऑफ एडल्ट्री बाय हस्बैंड जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं लियान, LIAN। उसके बाद 157 में कह रहा है कि द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड द कॉलिंग ऑफ द कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज वाज लेट डाउन। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के कौन से केस में? कहा गया था सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार के केस में ये चीज कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की बात की गई थी। 158 द मेन सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ, मेन सोर्स क्या होता है? कुरान, सुन्नत, हदीस, इजमास, कियास या ऑल ऑफ द अबव। मेन सोर्स माना गया है इन चारों को। उसके बाद से इस्लामिक लॉ इज कॉल्ड, इस्लामिक लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं? हदीस, शरिया, इजमा या सुन्ना। राइट आंसर इज शरिया या शरीयत लॉ के भी नाम से जाना जाता है, इस्लामिक लॉ को कहा जाता है। द प्राइमरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ, प्राइमरी सोर्स मुस्लिम लॉ का क्या है? हदीस, इजमा, कियास ये सब होते हैं प्राइमरी सोर्स में आते हैं, जैसा कि हमने इसमें मेन सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ में डिस्कस किया। लेकिन इन सब में भी सबसे सुप्रीम वाला कौन होगा? तो सबसे सुप्रीम कुरान को कंसिडर किया जाता है। तो हमने अभी तक 160 क्वेश्चन कवर किए हैं मुस्लिम लॉ के क्वेश्चन, इसमें आई थिंक मोर देन 50 क्वेश्चन हम लोगों ने अभी तक कवर किए, और बाकी के क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।